हेलो एवरीवन, मैं एस के सिंह मेडिकल काउंसलर। आज मैं बात करने वाला हूं उन सभी स्टूडेंट के लिए जो एमबीबीएस करके पीजी का कोर्स करना चाहते हैं, यानी कि नीट पीजी 2022 का एग्ज़ाम दिए हैं और पीजी के कोर्स करना चाहते हैं या फिर अगले साल के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, उन सभी स्टूडेंट के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है कि आप नीट पीजी का एग्ज़ाम देने के बाद आपका पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए क्या क्या ऑप्शन है, कितने ऑप्शन हैं, इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा और साथ में सीट के बारे में बताऊंगा। सीटें क्या इंक्रीज होती है, कितने सीटें होंगी, इस साल एनएमसी बिल और काउंसलिंग डेट क्या होने वाली है, इन सारे विषय पे बात करूंगा। इससे पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप इस चैनल पे नए हैं, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन जरूर क्लिक करें। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक ऐप्स यानी कि एक एप्लीकेशन है, ऐप्स है, उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप हर इन्फॉर्मेशन जान सकते हैं। उस ऐप्स को आप इंस्टॉल कर लें गूगल प्ले से जाके, प्ले स्टोर से जाके आप वहाँ से सारी चीज़ों को आप देख पाएंगे। और साथ में एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट से हमने टाई अप किया है, उस वेबसाइट पे जाके आप सारा अपडेट ले सकते हैं। ये आप www.smeducationservices.com पे जाके आप यहाँ से भी सारे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं काउंसलिंग से रिगार्डिंग फी स्ट्रक्चर, स्टाइपेंड, बॉन्ड जो भी है, ऑल डिटेल्स आपको अवेलेबल होंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बताते हैं काउंसलिंग के बारे में बता देते हैं नीट पीजी 2022 का। ये आपको मोस्ट प्रोबेबली अगस्त में होगा, अगस्त के 8 to 15 अगस्त तक आपको काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस का जो हेयरिंग है ये 27 को है। अगर 27 का जो हेयरिंग होगा और इसमें अगर ज़्यादा डेट को एक्सटेंड किया गया, यानी कि एक नियत समय पे, यानी कि 4 से 5 दिन के अंदर इसका अगर रिजल्ट नहीं आता है तो हो सकता है काउंसलिंग का डेट एक्सटेंड हो सकता है, डिले हो सकता है, यानी कि वो अगस्त के जगह पे सितंबर भी जा सकता है। लेकिन अभी आपको मैं बता दूं कि अगस्त में आपको 100% तो नहीं, लेकिन 99% उम्मीद है कि अगस्त में होगा। और एनएमसी बिल ऑन गोइंग है, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पे अब हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देते हैं एमडीएमएस वर्सेस डीएनबी वर्सेस एनबी डिप्लोमा एंड सीपीएस एफसीपीएस। जब आप एमबीबीएस करते हैं, एमबीबीएस के बाद आपको जब पोस्ट ग्रेजुएशन करना होता है तो इस समय आपके पास करीबन 3 से 4 ऑप्शन होते हैं। पहला तो एमडीएमएस का सीट लेना। अगर आपको एमडीएमएस की सीट नहीं मिल पाता है तो आपका सेकेंड ऑप्शन डीएनबी। यदि आपको डीएनबी में भी सीट नहीं मिल पाता है तो आप एनबी डिप्लोमा के सीटें ले सकते हैं। यदि आपका एनबी डिप्लोमा का भी सीट नहीं मिल पाता है तो लास्ट ऑप्शन आपको होंगे सीपीएस और एफसीपीएस। तो इन सारे टॉपिक पे मैं डिस्क्राइब करूंगा। सबसे पहले एमडीएमएस वर्सेस डीएनबी के बारे में बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूजन में हैं कि एमडीएमएस के अलावा डीएनबी आखिर है क्या। बहुत सारे लोग डरे हुए हैं डीएनबी को लेके। तो बहुत सारी चीज़ें हैं डीएनबी के अंदर जो पिछले 2 साल के अंदर में इम्प्रूव्ड हुए हैं। पहले पासिंग रेट बहुत कम हुआ करता था, हैंड्स ऑन कम दी जाती थी, तो इन सारी चीज़ों को इम्प्रूव कर दी गई है मैक्सिमम। तो हम बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गाइडलाइन है इसके अकॉर्डिंग बताया गया था कि डीएनबी और एमडीएमएस बोथ आर अ पार्ट, यानी कि ये एक ही बॉडी है। साथ में अगर हम बात किया जाए इसका डिफरेंस के ऊपर देखा जाए कि इसके बीच में क्या क्या डिफरेंस है, डिफरेंस तो नहीं लेकिन फिर भी हम देख सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं निगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट। सबसे पहले हम बताते हैं पहला पॉइंट, डीएनबी सीट्स रिकॉग्नाइज्ड एट मेनी प्लेस, यानी कि डीएनबी के जितने भी सीटें होती है वो सभी सीटें होती है और रिकॉग्नाइज होती है, एक भी सीट परमिटेड नहीं होती है। और डीएनबी की डिग्री लेने के बाद आप इंडिया में कहीं भी प्रैक्टिस कर सकते हैं या फिर इंडिया के बाहर भी आप कर सकते हैं। वहीं अगर एमडीएमएस की बात किया जाए तो यहाँ पे कुछ सीटें होती हैं वो परमिटेड होती है और कुछ सीटें होती है रिकॉग्नाइज होती है, लेकिन एमडीएमएस की डिग्री के बाद आप इंडिया के बाहर प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, इंडिया में ही कर सकते हैं। और यदि आप परमिटेड सीट से अगर आप पीजी कर रहे हैं तो भी आपको डरना नहीं है, क्योंकि जैसे ही आपका डिग्री कंप्लीट होगा उससे पहले आपको परमिटेड सीट रिकॉग्नाइज हो जाता है, तो आपको ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं देना है। रिकॉग्नाइज सीटें बिल्कुल ईजिली हो जाती है अब के डेट में। अब हम बात करते हैं सेकेंड पॉइंट पे, डीएनबी गेटिंग एडमिशन इनटू इन ईजी बट एग्जिट टफ, यानी कि डीएनबी के अंदर एडमिशन लेना थोड़ा सा ईजी होता था या होता है, लेकिन एग्जिट करना थोड़ा टफ। लेकिन अब जो एग्जिट का समस्या है ये सोल्व हो चुका है। पहले क्या होता था कि पासिंग रेट बहुत कम हुआ करता था, लेकिन अब पासिंग रेट काफ़ी अच्छा हो गया है। रेडियो डर्मा के छोड़ के बाकी सभी ब्रांच की अगर बात किया जाए तो एवरेज 80 to 85% हो चुका है पासिंग रेट, लेकिन रेडियो डर्मा में अभी भी 60 to 70% अभी पासिंग रेट है। तो आप लोग इससे बिल्कुल मत डरें। अगर आपको डीएनबी के अंदर अगर आपको डिजायर ब्रांच मिलता है
तो बिल्कुल आप अचीव करें। अगर MDMS की बात किया जाए तो गेटिंग एडमिशन नॉट ईजी बट एग्जिट ईजी, यानी कि एडमिशन लेना आपको ईजी नहीं है, लेकिन आप एग्जिट बिल्कुल ईजिली कर जाते हैं MDMS के अंदर। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट जो हमारा है, एग्ज़ाम आउट ऑफ स्टेट, यानी कि DNB का जो एग्ज़ाम होता है वो आउट ऑफ स्टेट होता है। DNB एग्ज़ाम हेल्ड आउट ऑफ योर स्टेट, बट MDMS का क्या होता है कि खुद का स्टेट में होता है, सेम स्टेट में आपको एग्ज़ाम ले ली जाती है। और फोर्थ पॉइंट है DNB नॉन लोकल इशू, यानी कि DNB के अंदर नॉन लोकल की प्रॉब्लम होती है, लेकिन MDMS के में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। फिफ्थ पॉइंट है DNB ट्रेनिंग गुड, यानी कि DNB के अंदर जो ट्रेनिंग दी जाती है वो काफ़ी अच्छा दी जाती है, लेकिन वहीं MDMS की बात किया जाए तो ऑन एवरेज दी जाती है। अगला पॉइंट जो हमारा है, पासिंग परसेंटेज लेस होता है DNB के अंदर, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब काफ़ी चीज़ों को इम्प्रूव्ड कर दी गई है। और MDMS की बात किया जाए तो यहाँ पे अच्छा होता है, गुड होता है। इंटरनल जो सपोर्ट होता है DNB के अंदर वो नहीं दी जाती थी पहले, लेकिन अब आपको इंटरनल सपोर्ट काफ़ी अच्छा दी जाती है। अगर आप DNB के कोर्स करते हैं, DNB से अगर आप डिग्री लेते हैं तो आप प्रोफेसर नहीं बन सकते हैं, लेकिन MDMS के अंदर आप ऑल ओवर सारे चीज़ों के लिए आप एलिजिबल हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट जो आता है, अगर आप DNB या फिर MDMS करते हैं तो इन दोनों कंडीशन में आप UPSC के लिए आप जा सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं दोनों कंडीशन में। साथ में आप गवर्नमेंट और प्राइवेट सभी सेक्टर में प्रैक्टिस कर सकते हैं। जॉब आप हॉस्पिटल में इजीली ले सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और DM और MCH भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लोग डर जाते हैं। हाँ, सर्जिकल ब्रांच में थोड़ा प्रॉब्लम आपको होगा, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है उन हॉस्पिटल में जहाँ आप प्राइवेट हॉस्पिटल से अगर आप ऑर्थो या फिर सर्जरी जैसा ब्रांच अगर आप सेलेक्ट करते हैं, यानी कि ओवरऑल बात किया जाए सर्जिकल ब्रांच में आपको प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा क्रिएट होती है। हैंड्स ऑन नहीं मिलती है, कटिंग नहीं मिलती है, पेशेंट के साथ आप मिल नहीं सकता है उतना ईजिली। लेकिन MDMS में क्या होता है कि आप बिल्कुल ईजिली ये सारी चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं CPS और FCPS और डिप्लोमा के बारे में। अगर आपको MDMS और DNB का भी सीट नहीं मिलता है तो सेकेंड ऑप्शन आपको NB डिप्लोमा जो कि 2 साल का है, और साथ में CPS भी 2 साल का होता है, लेकिन FCPS होता है वो 3 इयर्स का होता है, जस्ट लाइक डिग्री, यानी कि FCPS जस्ट लाइक MDMS एंड DNB है। बस आपको जब आप डिग्री कर लेते हैं तो आपके पास MD लगता है, MS लगता है आपके नाम के पहले यहाँ पे आपको कुछ और लगेगा, ये थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होता है। अब हम बात करते हैं NB डिप्लोमा का। तो NB डिप्लोमा जो अभी है पिछले साल से लॉन्च हुआ है और ये 2 साल का कोर्स है। तो आप चाहे तो NB डिप्लोमा कर सकते हैं, इसमें आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन कुछ पॉइंट इसका है जो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको डिस्क्राइब करेंगे। यहाँ पे आते हैं CPS और FCPS को लेके। CPS FCPS आपको FCPS है वो जस्ट लाइक DNB है। CPS है कुछ स्टेट में रिकॉग्नाइज्ड है और कुछ स्टेट में रिकॉग्नाइज्ड नहीं है। जो स्टेट है जहाँ पे CPS और FCPS के सीटें रिकॉग्नाइज्ड है वो स्टेट आपको है, या फिर जहाँ पे कराई जाती है कोर्सेज, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा जैसे स्टेट से आप CPS कर सकते हैं। अगर हम बात किया जाए CPS का तो CPS के अंदर टोटल 9 ब्रांच है जो MCI रिकॉग्नाइज्ड है। CPS लास्ट ऑप्शन आपको हो सकता है, कम से कम स्कोर में आपको अच्छा से अच्छा ब्रांच आपको मिल सकता है CPS के अंदर, लेकिन आपको ये ध्यान देना होगा कि रिकॉग्नाइज्ड और परमिटेड सीट का, खास करके CPS के अंदर यदि आप परमिटेड सीट पे अगर आप एडमिशन लेते हैं, सपोज दैट महाराष्ट्र ओपन फॉर ऑल स्टेट है, यहाँ पे सभी स्टेट के स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं। महाराष्ट्र में यदि आपको परमिटेड सीट मिलता है तो आप किसी और स्टेट में प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, जब आपको महाराष्ट्र में ही प्रैक्टिस करने पड़ेगा। तो आउट ऑफ महाराष्ट्र के जो भी स्टूडेंट हैं जो CPS के कोर्स महाराष्ट्र से करना चाहते हैं तो आप हमेशा यही कोशिश कीजिए कि रिकॉग्नाइज्ड सीट से आप प्रैक्टिस करें, ताकि आप आउट ऑफ महाराष्ट्र अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें। तो ओवरऑल बात किया जाए तो ये भी एक सेम बॉडी है। जो DNB और MDMS के अंदर और CPS के अंदर होता है वो रिसर्च वर्क होता है, सेम होता है। ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग में थोड़ा सा अंतर आपको देखने को मिलेगा, और जो प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली जो सिस्टम है वो बिल्कुल इक्वल है। तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। बहुत सारे लोग होते हैं वो डर जाते हैं या फिर लोग डरा देते हैं, इसकी वजह से इन सारी चीज़ों को अच्छे से डिसाइड नहीं कर पाते हैं।
अब हम बात करते हैं हाउ टू सेलेक्ट योर ड्रीम ब्रांच। आप अपना ड्रीम ब्रांच कैसे सेलेक्ट करेंगे। यदि आपको सपोज मान के चलिए कि आपको मेडिसिन का सीट चाहिए और आपको MD/MS के अंदर गवर्नमेंट सीट नहीं मिल पा रहा है और दूसरा कोई आपको ऑप्शन नहीं है, लेकिन आपको सीट चाहिए सिर्फ मेडिसिन, तो आप DNB ट्राई कर सकते हैं। यदि आपको MD/MS के अंदर मेडिसिन नहीं मिला तो DNB से आप मेडिसिन लीजिए। अगर आपको DNB के अंदर मेडिसिन नहीं मिल रहा है तो लास्ट ऑप्शन आपको CPS FCPS होगा। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं वो अपने ब्रांच को अच्छे तरीके से रिसर्च नहीं कर पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जब भी आप MBBS कर रहे होते हैं, MBBS के बाद अपने पेरेंट्स से या फिर अपने फ्रेंड सर्कल में या फिर अपने कॉलेज में जिस तरीके से जिस फील्ड में आपको ज़्यादा मन लग रहा हो, या फिर बहुत सारे लोग अपने बिजनेस पर्पस से कोई ना कोई ब्रांच को सिलेक्ट करते हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको पर्टिकुलर ब्रांच में ज़्यादा मन लगता हो, या फिर कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनका खुद का एस्टेब्लिश्ड किया हुआ हॉस्पिटल होता है, उनका खुद का हॉस्पिटल होता है, उनके फादर के द्वारा क्रिएट किया हुआ बनाया हुआ हॉस्पिटल, तो उनको पर्टिकुलर ब्रांच चाहिए होता है। तो इस कंडीशन में वो ब्रांच अपना सेलेक्ट करते हैं। तो आप को अगर डिजायर ब्रांच चाहिए तो जो आपको स्टार्टिंग से जिस फील्ड में ज़्यादा मन लगता है उस फील्ड को ही आप अपना डिजायर ब्रांच मानिए। और यदि आपको लगता है कि आपका खुद का हॉस्पिटल है, उसमें आपको पर्टिकुलर ब्रांच का डॉक्टर चाहिए और आपको वो करना सही रहेगा, तो आप उस ब्रांच को आप अपना डिजायर ब्रांच में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शन है। जिस फील्ड में आपको ज़्यादा मन लग रहा है या फिर जिस फील्ड से आपको अर्निंग का, यदि आप अर्निंग के पर्पज़ से अगर आप PG करना चाहते हैं, बहुत सारे मैक्सिमम स्टूडेंट तो अर्निंग के ही पर्पज़ से PG करते हैं, या हम हो या फिर आप हो, विदाउट अर्निंग के पर्पज़ से तो PG करेंगे नहीं। तो अर्निंग के पर्पज़ से भी यदि आप देख रहे हैं तो आपको इसमें देखना होगा कि किस फील्ड में किस कोर्स से हम अगर PG करें तो ज़्यादा अर्निंग है। साथ में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं करना पसंद करते हैं। तो इस कंडीशन में आप नॉर्मल ब्रांच देख सकते हैं जो कि नॉन सर्जिकल ब्रांच है। सर्जिकल ब्रांच में थोड़ा सा तो आपको टफ होगा ही, जैसे सर्जरी हो गया, ऑर्थो हो गया, या फिर आपको इस एनेस्थीसिया में भी आपको कहीं ना कहीं भाग दौड़ करनी पड़ती है। तो कुछ गायनिकोलॉजिस्ट अगर आप बनते हैं तो इसमें भी आपको कहीं ना कहीं ज़्यादा मेहनत करने पड़ेंगे। तो आप अगर चाहते हैं कि सिंपल आप वर्क करें तो आप मेडिसिन जैसा, पीडिया जैसा ब्रांच, रेडियोडर्मा जैसे ब्रांच आप सेलेक्ट करके आप ले सकते हैं, या फिर इससे अलावा ऑप्थल जैसा ब्रांच आप ले सकते हैं। बाकी आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा इसके लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। और साथ में यदि आप लोग को पेड सर्विस चाहे तो आप ले सकते हैं। इसके लिए स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, आप हमें कॉल करके आप सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। इसमें हम लोग रेगुलर आप लोगों को अपडेट करते हैं, रेगुलर आप लोगों को बताते हैं क्या क्या सीटें आपको मिलेंगे, कैसे काउंसलिंग करना है, चॉइस कैसे करना है, इन सारे अपडेट के साथ आपको अपडेट करते हैं। फिलहाल के वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।